कांग्रेस वाले जब भी संविधान की बात करते हैं ना, तो विडंबना नीतीश जी के राज में बिहार में बिकने वाली जहरीली शराब पी के बदहवास हो जाती है और मिट्टी में लेट लेट कर नागिन डांस करने लगती है। मतलब किसी ने सोचा होगा कि ऐसा भी समय आएगा कि स्वयं HIV और सिफिलिस जैसी बीमारियों से ग्रस्त दिखने वाले 250-250 ग्राम के लौंडे और 2.5 करोड़ के चोर डेंगू, मलेरिया और कोरोना के विषय में ज्ञान देंगे। हिंदू से ईसाई बने, इसके जैसे कई हिंदू घृणा से ग्रस्त मनोरोगियों को लेकर मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है कि केवल कच्चे चावल लेके इन लोगों ने धर्म त्याग दिया। मतलब इतने सस्ते में बिक गए। तो अगर कल को कोई आके मटन बिरयानी दे देगा तो ईसाई से कुछ और बनने में कितना समय लगेगा। तो स्टालिन के कुपुत्र ने अगले दिन लगभग धमकाते हुए यह भी कहा कि बोल दिया और उस पर अडिग हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये सुनकर किसी कोने में खड़े कांग्रेसी नेता और उत्तर भारत में इंडिया लाइन सोच रहा होगा कि तुम्हारे पास तो क्या है उखड़वाने को, माने नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। अब भाई 1000% लिटरेसी रेट वाले राज्य के पड़ोसी हैं, तो ये भी हल्की फुल्की 900-950% ज्ञान की थेम्स तो बहाएंगे ही ना। अब आप सोच रहे होंगे पुलकित भाई ज्ञान की गंगा सुना था, ज्ञान की थेम्स क्या होता है। देखो ऐसा है, गंगा नदी बहती है उत्तर भारत में, इसी कारण एकदम अनपढ़ नदी है, क्योंकि नेताजी का नाम है कॉन्स्टेंटीन। अब जहां के लोगों से दावत बासमती लेकर किशन से कॉन्स्टेंटीन बने हैं, वहीं की नदी के संदर्भ में बात होगी ना। तुम लोग यार उत्तर भारतीय ससुर बजर देहाती अनपढ़ गंवार जाहिल फालतू के सवाल करते रहो, तभी 1000% लिटरेसी रेट नहीं है तुम्हारे राज्य में। राहुल जी ने कहा सॉरी और पुनः आगे बोलने लगे। स्टालिन जी के बेटे को घेरा जा रहा है। महान कॉमरेड जोसेफ स्टालिन रूस के कद्दावर नेता थे, और रूस तो भारत का मित्र है, सब जानते हैं। पर क्या आप यह जानते हैं कि रूस को भारत का मित्र बनाने वाले कौन थे? जी हां, जवाहरलाल नेहरू। इससे पता चलता है कि इनका असली हमला तो जवाहरलाल नेहरू जी पे है। यह नेहरू जी का अपमान है, यह कांग्रेस का अपमान है, यह देश का अपमान है, यह मोहब्बत का अपमान है, और यही नफरत का बाजार है। हाल ही में देश में 2 किस्से हुए, 2 रोचक किस्से, जिसमें से एक तो सचमुच रोचक था, जिसमें G20 सम्मेलन में राष्ट्रपति डिनर निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। केवल लिखा गया, बस इतना होने की देर थी कि ये पूरा धड़ा गले की नाड़ियां फाड़ते हुए संविधान, रूल, रेगुलेशन, आइडिया ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट चिल्लाने लगा। आसान भाषा में कहूं तो इस बार सरकार ने कुछ घुसाया नहीं ना, तो इस कारण इस गिरोह ने स्वयं अपनी उंगली पर लाल मिर्च मली और आगे पीछे दोनों तरफ शरीर के शीशे लगाकर उस उंगली को अपनी देह के एक विशेष छिद्र में डाल लिया। दूसरी घटना दक्षिण भारत में हुई, जो असल में रोचक तो नहीं थी, परंतु वहां डीएम के नेता पुत्र द्वारा दी गई एक टिप्पणी जो कि इतनी नीच और शर्मनाक थी कि पूरा राइट विंग टिप्पणी करने वालों पर टूट पड़ा, और एक गंभीर मुद्दा जो सनातन के नाश की बात से प्रारंभ हुआ था, उसने सोशल मीडिया पर यह हाल कर डाला कि संभव है कि आने वाले चुनावों में डीएमके का ही सर्वनाश हो जाए। और अगर ऐसा न भी हो तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले नीच से नीच के सिद्धांत के अनुसार डीएमके ने उत्तर भारत में अपनी साथी पार्टी कांग्रेस के लिए तो दलदल बना ही डाला है। क्योंकि हम कांग्रेस की विचारधारा यूनियन ऑफ स्टेट से ग्रस्त नहीं है और राज्य से पहले राष्ट्र को मानते हैं, तो पहले राष्ट्र की बात करूंगा। जहां दिल्ली से लेकर नूह तक के दंगों में मारे गए हिंदुओं के मामले में रवीश जी जैसे महान पत्रकारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी, वहीं इंडिया और भारत वाले मुद्दे पर रवीश जी ने घनघोर, घटिया और घिनौना क्रोमा कटवा के अपनी सॉल्ट एंड पेपर जुल्फों में से अपना पसंदीदा हरा रंग चमकाते हुए यह भद्दा सा कटआउट चिपकाया और एक नहीं 2-2 वीडियो बना डाले। रवीश जी ट्विटर पे भी आजकल बहुत सक्रिय हो गए, खूब सक्रिय हो गए। पहले भाग गए थे, गालियां वालियां पड़ती थी। वो क्या है ना, इस आत्ममुग्ध व्यक्ति के अनुसार गोदी सेठ ने इनके डर से इन्हें नौकरी से तो निकाल दिया था, और इनके भावी प्रधानमंत्री के चाल चलन देखते हुए मालिकों की सरकार अगले लगभग 10 वर्ष तक तो आने की स्थिति नहीं लगती है। तो रवीश जी ने सोचा होगा कि रेवेन्यू के जितने साधन बढ़ा लिए जाएं उतना बढ़िया। और सुना है आजकल ट्विटर भी मोनेटाइज हो गया है जी। वो क्या है कि पैसा बुरी चीज है, सर्वहारा की क्रांति, हम लड़ेंगे साथी, ये सब बकर चिट्टियां स्क्रीन पर बोलने में अच्छी लगती हैं, पर जब आपको यूरोप की यात्राएं करनी हो, टेस्ला का रिव्यू देना हो, तो उसके लिए तो पैसा लगता है ना, और पैसा कमाना पड़ता है। फिर चाहे विश्व की सबसे बड़ी पूंजीवादी संस्था गूगल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कमाना हो, या पृथ्वी के सबसे बड़े पूंजीपति इलॉन मस्क के ट्विटर से, पैसा तो चाहिए ना बाबू। इंडिया से भारत नाम बदलने के मामले में कटाक्ष करते हुए
रवीश जी लिखते हैं कि एक देश एक डिबेट में कल कौन सा टॉपिक लॉन्च होगा, एक पतलून एक बैलून। रवीश जी वैसे तो दरबारियों की संख्या कांग्रेस काल में हुए घोटालों से कहीं अधिक है, पर फिर भी मायावती जी से अखिलेश और राहुल बाबा तक आपके स्तर की चटाई और चटाई के कारण आपकी जीभ पर पड़े छालों को ध्यान में रखते हुए कल की डिबेट का टॉपिक एक पार्टी, एक परिवार और एक दरबारी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। पर उसके लिए तो आवश्यक है कि आपकी पार्टी मतलब आपका जो परिवार है वो पहले सरकार में आए। परंतु आप जो अब टॉपिक लॉन्च पर ट्वीट कर रहे हैं वो शहजादे के लॉन्च से पहले डर के मारे बोरिया बिस्तर उठा के भाग गए, और अब ना तो सब्सक्राइबर के अनुकूल वीडियो पे व्यूज आ पा रहे हैं और शहजादे की लॉन्चिंग का सपना तो क्या ही बोले। अच्छा, दरबारी से याद आया, इस मामले में कई अन्य मेंढक भी ट्विटर पर उछलते देखे गए। चलो राजदीप, सागरिका जी, इन लोग का तो सबका बनता है, अब तो ऐसा ही है यार जीवन, पत्रकार कम पार्टी कार्यकर्ता अधिक है। परंतु आश्चर्यजनक यह था कि यह मामला सत्ता के गलियारों तक भी पहुंचा और कांग्रेस ने भी संविधान की ये फोटो लगाते हुए ट्वीट किया। एक तो ये कांग्रेस वाले जब भी संविधान की बात करते हैं ना, तो विडंबना नीतीश जी के राज में बिहार में बिकने वाली जहरीली शराब पी के बदहवास हो जाती है और मिट्टी में लेट लेट कर नागिन डांस करने लगती है। वो पार्टी जिसने भारतीय लोकतंत्र का सरेआम चीरहरण किया हो, पूरे विपक्ष को जेल में डाल के केवल संविधान में ही नहीं उसकी प्रस्तावना तक में मनमाने शब्द और विचार जोड़े हों, वे संविधान की दुहाई देना तो दूर, नाम लेने से भी पहले अपने सभी नेताओं की विष्ठा को एकत्रित करके एक ड्रम में पानी में घोलें और उसमें एक एक करके तब तक डुबकियां लगाएं जब तक देह पर लज्जा के नाम का एक भी सेल, एक भी एटम बचा हो। यह तो थी इस मामले में देसी प्रतिक्रियाएं, परंतु असली आनंद की अनुभूति तो तब हुई जब सीमा पार से भी इस मामले में प्रतिक्रिया आई और पता लगा कि पाकिस्तान कहता है कि अगर भारत इंडिया नाम छोड़ना चाहता है तो हम इस नाम पे दावा प्रस्तुत करना चाहेंगे। अबे भिखमंगों के चंगेज खानो, तुम लोग कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देते हो क्या। मान लिया चलो देश में आटा महंगा हो गया है, दाल महंगी हो गई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि दिन में 3 टाइम घर में ही बनी अपनी सेल्फ मेड अफीम चाटोगे और पूरे विश्व को अपने मुल्क की भांति गधों की मंडी समझ लोगे। अबे भारत चीन नहीं है भाई जिसे गधे बेचने के साथ साथ अपनी बेटियां दे दोगे और नाम का पेटेंट ले लोगे। अच्छा, और तुम्हें लगता क्या है, मतलब तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान का नाम इंडिया कर दोगे तो मुल्क में मतलब दूध की नदियां बहने लगेंगी? ऐसा नहीं होता बेटा। देश आगे बढ़ता है उसके नागरिकों से, उनके काम करने से। अगर उम्मा के नाम पर सऊदी, यूएई से लेकर तुर्की तक के सामने कटोरा फैलाने से देश आगे बढ़ता तो आज तुम्हारे झंडे पे चांद नहीं होता, तो वहां झंडा चांद पे होता। उम्मा से जीडीपी नहीं बढ़ती बेटा। हाँ, ये जनसंख्या कम करने में अवश्य सहायता करता है। देखो, जब उम्मा की भीख में मिले पैसों से बेल्ट बांध के किसी बाजार में, अपने ही किसी स्कूल में, अपनी ही मस्जिदों में वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोल के एक फिदायीन फटता है, तो वो अकेला तो फटता नहीं, बहुत सारों को लेके मरता है, तो जनसंख्या कम करता है कि नहीं? तो मतलब अलग शब्दों में तुम पाकिस्तानी लोग कह सकते हो कि चलो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही पर इंसान तो कम हो रहे हैं ना, तो मामला बैलेंस हो गया। तो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए यही चूरन चाटते रहो और ये नाम की बकलोली ये भूल जाओ। चलो ये तो हुई नाम वाले मुद्दे की बात। अब आते हैं अगले समाचार पे, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के पुत्र उदयनिधि स्टैलिन ने अपनी हिंदू घृणा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सनातन को डेंगू मलेरिया बताया और उसे साफ करने की बात कही। साथ ही करोड़ों के घोटाले में लिप्त डीएमके की ही ए राजा ने तो सनातन को एचआईवी तक कह डाला। बताओ, मतलब किसी ने सोचा होगा कि ऐसा भी समय आएगा कि स्वयं एचआईवी और सिफिलिस जैसी बीमारियों से ग्रस्त दिखने वाले 250 ग्राम के लौंडे और 2,500 करोड़ के चोर डेंगू, मलेरिया और कोरोना के विषय में ज्ञान देंगे। देखिए, चौंकिए मत, मैं भी आप सबकी भांति तब तक स्मैक पीकर पार्क में लेटे ठलुओं जैसी थूत वाले इस जीव को नहीं जानता था जब तक इसने यह मौखिक हगास नहीं की थी। इसके बाद जब मैं इसके विषय में कुछ पढ़ने बैठा तो पता लगा कि अगर बाप का नाम हटा दिया जाए तो यह जीव एक फ्लॉप अभिनेता, फ्लॉप निर्माता और शायद फ्लॉप निर्देशक से भी अधिक कुछ नहीं है। हिंदू से ईसाई बने इसके जैसे कई हिंदू घृणा से ग्रस्त मनोरोगियों को लेकर मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है कि केवल कच्चे चावल लेके इन लोगों ने धर्म त्याग दिया। मतलब इतने सस्ते में बिक गए, तो अगर कल को कोई आके मटन बिरयानी दे देगा तो ईसाई से कुछ और बनने में कितना समय लगेगा तुम्हें? चलिए छोड़िए, जाने देते हैं, इस विषय में ज्यादा गहराई में नहीं उतरूंगा। अश्लीलता के नाम पर यूट्यूब डिमोनेटाइज कर देगा, क्या फायदा।
अब इंडी अलायंस के साथी ने कुछ कहा था तो कांग्रेस वाला कैसे पीछे हट जाती। ये बात अलग है कि चुनाव आते आते इस कथित इंडी अलायंस से भी पीछे हटना तो दूर, आधे ऐसी दुड़की लगाते दिखेंगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं, परंतु फिलहाल साथ खड़े हैं। चलो बढ़िया है। तो छोटे स्टालिन का साथ देते हुए छोटे खड़गे यानी कि प्रियांक खड़गे जी ने भी कहा कि कोई भी धर्म जो बराबरी की बात नहीं करता वो तो बीमारी के ही बराबर है। वाह। वैसे बराबरी से याद आया प्रियांक बाबू, पिताजी को अध्यक्ष बनने के बाद अब कम से कम राजमाता बगल में कुर्सी में बैठने देती है या अब भी नीचे ही, मतलब नहीं, मैं तो ऐसे ही याद आ गया। वो हिमांता जी का साक्षात्कार देख रहा था मैं कल, तो उसमें वो बता रहे थे कि किस तरह कांग्रेस पार्टी में परिवार के सिवा सभी नेताओं को मर्यादा में या फिर आसान भाषा में कहूं तो औकात में रखा जाता है। उन्हें बरामदे से अंदर तक आने की अनुमति नहीं होती, ऐसा मैंने सुना था कहीं पे, तो सोचा एक बार कंफर्म कर लूं। तो स्टालिन के कुपुत्र ने अगले दिन लगभग धमकाते हुए यह भी कहा कि बोल दिया और उस पर अडिग हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये सुनकर किसी कोने में खड़े कांग्रेसी नेता और उत्तर भारत में इंडी अलायंस सोच रहा होगा कि तुम्हारे पास तो क्या है उखड़वाने को, माने नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। असल में तो जनता हमें यहां उत्तर भारत में उखाड़ देगी। मुख से खूनी बवासीर उगलने के बाद छोटे स्टालिन ने ट्विटर पे यह भी लिखा कि उन पर जो भी कानूनी कार्रवाई करना चाहता है कर सकता है, वे किसी से डरते नहीं हैं क्योंकि वे पेरियार के अनुयायी हैं। वैसे तो पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर पेरियार को लेकर बहुत चर्चा हो गई है, बहुत डेटा उपलब्ध भी है, परंतु फिर भी हमारे कुछ दर्शक अगर इस जीव के विषय में न जानते हो तो पहले तो मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि आप कुछ भी अच्छा मिस नहीं कर रहे हैं, जितना कम जानो उतना अच्छा। पर फिर भी अगर इस जीव के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो गेम ऑफ थ्रोन्स नामक टीवी सीरीज देखिए, उसमें जेमी लेनिस्टर का पात्र देखें, और उसे अधिक जानना है तो टारगेरियन समूह के विवाह व्यवस्था पर भी ध्यान दे सकते हैं। उसे 100 से गुणा कर दें तो उसी से मिलता जुलता कुछ जो आंकड़ा आएगा वैसा ही व्यक्तित्व इस महान समाज सुधारक पेरियार जी का रहा था। अगर आप सोच रहे हो कि एक व्यक्ति को जानने के लिए इतनी लंबी टीवी सीरीज कौन देखेगा, भाई थोड़ा शॉर्ट में बता दो हैं? तो देखो भाई, वैसे तो मैं एक अन्य व्यक्ति का उदाहरण देते हुए भी पेरियार जी के व्यक्तित्व को सरलता से समझा सकता हूं, पर क्या आप लोगों को मेरी धड़ पे मेरा इस सेक्सी सा मलूक सा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा जो इसे उतरवाने पर तुले हो? तो जैसा चल रहा है चलने देते हैं ब्रो, आप समझदार हो। आगे बढ़ते हैं। इस क्रिएचर, जी हां, इस क्रिएचर का कहना है कि सनातन धर्म उत्तर भारत और मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में है और सनातन के ही कारण यहां के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आगे इस क्रिएचर ने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को ब्रेनलेस भी कहा। एक तो इन दिमागी कुपोषित जीवों को कोई क्या सिखाए कि शिक्षित होना और बुद्धिमान होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े विश्वविद्यालय जाने वाले या पुस्तकें चाटने वाला हर व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता, और हर ज्ञानी व्यक्ति बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में गया हो या उसने पुस्तकें चाटी हो ऐसा भी आवश्यक नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कथित तौर पे 3 बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़े राहुल गांधी या तो आज से 20 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री बन चुके होते या आज इसरो में चंद्रयान 4 प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे होते। चंद्रयान 3 की बात ही अपनी सक्सेसफुल लॉन्च की प्रतीक्षा में हेयर स्टाइल, बियर्ड स्टाइल, पहनावे से लेकर प्रतिदिन अपना प्रोफेशन ना बदल रहे होते। खैर ये अलग विषय है, सारी गलती इस जीव की भी नहीं है। अब भाई 1000% लिटरेसी रेट वाले राज्य के पड़ोसी हैं तो ये भी हल्की फुल्की 900 950% ज्ञान की थेम्स तो बहाएंगे ही ना। अब आप सोच रहे होंगे पुलकित भाई ज्ञान की गंगा सुना था, ज्ञान की थेम्स क्या होता है? देखो ऐसा है, गंगा नदी बहती है उत्तर भारत में, इसी कारण एकदम अनपढ़ नदी है, क्योंकि नेताजी का नाम है कॉन्स्टेंटीन। अब जहां के लोगों से दावत बासमती लेकर किशन से कॉन्स्टेंटीन बने हैं, वहीं की नदी के संदर्भ में बात होगी ना। तुम लोग यार उत्तर भारतीय ससुर बजर देहाती अनपढ़ गंवार जाहिल फालतू के सवाल करते रहो, तभी 1000% लिटरेसी रेट नहीं है तुम्हारे राज्य में। अच्छा, नाम से एक और बात याद आई, इस व्यक्ति का नाम कॉन्स्टेंटीन है, रविंद्रन कॉन्स्टेंटीन, और इस व्यक्ति का नाम जॉन कॉन्स्टेंटीन है। मैं आपको बता दूं कि जॉन जी से मेरे निजी ताल्लुकात रहे हैं। जॉन जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। असल में ये मनुष्यों के भीतर से भूत राक्षस निकालने का कार्य करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे यह नहीं बताया कि शरीर में से राक्षस निकालने के पश्चात वे केवल उसे समाज में यूं ही खुला नहीं छोड़ देते, अपितु अपना नाम भी दे देते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई तू तो निजी हमला कर रहा है, देख ये गलत है, सही नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं विवश हूं गाइस। असल में पहले इस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था तो पता लगा कि डीएमके का प्रवक्ता है, अर्थात इस व्यक्ति को बोलने के, अपने विचार प्रस्तुत करने के डीएमके पैसे देता है।
बताओ, जिस व्यक्ति के विचार मैं पैसे लेकर भी सुनना पसंद ना करूं, उसे विचार सुनाने के लिए कोई पैसे दे रहा है। और कलयुग है यार, ऐसे लोगों को इंटेलेक्चुअल अटैक नहीं कर सकते। वैचारिक आक्रमण तो उस पर होगा ना जिसके कुछ विचार होंगे। अब सुअर के गू के कंडे उसी भी पेपर में भर के नशा करने वालों के पास विचार नहीं, ऐसे उल्टे तवे जैसा मुंह होता है बस। वहीं गुप्त सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला कि जैसे ही भावी प्रधानमंत्री यशस्वी राहुल जी गांधी तक यह समाचार पहुंचा और मीडिया ने उदयनिधि स्टैलिन के बयान और भाजपा की प्रतिक्रिया को लेकर उनकी प्रतिक्रिया मांगी, तो राहुल जी ने फौरन RG84 कूपन कोड लगाकर मंगाया हुआ अपना बियर्ड ऑयल लगाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वे बोले, देखिए भैया, यही इन बीजेपी वालों और संघियों की नफरत का बाजार है। पहले तो ये लोग केवल एक एक व्यक्ति को अलग अलग निशाना बनाते थे, पर अब इन्होंने भाई बहनों को भी नहीं छोड़ा। उदय जी और निधि जी पर ये संघी लोग नफरत बरसा रहे हैं, ऐसे ही नफरत ये लोग मुझ पर और मेरी बहन प्रियंका पर बरसाते थे। यही नफरत का बाजार है। इतना सुन के पड़ोस में बैठे जयराम रमेश जी ने राहुल जी के करियर से बड़े अपने माथे पर हाथ मारा और चुपके से राहुल जी का डोरेमोन खींचते हुए बोले कि अरे ये दो अलग अलग लोग नहीं है, एक ही आदमी है, स्टालिन 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 का बेटा है ये। इतना ही सुनकर राहुल जी ने कहा सॉरी 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 और पुनः आगे बोलने लगे। स्टालिन स्टालिन जी के बेटे को घेरा जा रहा है। महान कॉमरेड जोसेफ स्टालिन रूस के कद्दावर नेता थे और रूस तो भारत का मित्र है, सब जानते हैं। पर क्या आप यह जानते हैं कि रूस को भारत का मित्र बनाने वाले कौन थे? जी हां, जवाहरलाल नेहरू। इससे पता चलता है कि इनका असली हमला तो जवाहरलाल नेहरू जी पे है। यह नेहरू जी का अपमान है, यह कांग्रेस का अपमान है, यह देश का अपमान है, यह मोहब्बत का अपमान है और यही नफरत का बाजार है। इतना सुनने भर की देर थी कि राहुल जी के प्रधानमंत्री बनने की प्रतीक्षा करते हुए वर्षों से सफेद हो चुके अपने बालों को खींचते हुए जयराम रमेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जो भागे हैं। राहुल जी के पप्पाराजी सूत्रों ने मुझे बताया है निजी तौर पे आके कि इसके बाद जयराम जी बदहवास होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दौड़ते देखे गए और लोग रोक रोक के बीजेपी हेडक्वार्टर का रास्ता पूछ रहे थे। लोगों ने भी बताया कि जोर जोर से चिल्ला भी रहे थे, नड्डा ब्रो बचा लो मुझसे और नहीं हो पा रहा है भाई, कमल छाप वाली गमछी तैयार रखो, मैं आ रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें। वीडियो का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।